आज हमारा जो क्लास है वो है 10th क्लास की हिस्ट्री। किस तरह से नेशनलिज्म इंडिया में फैल गया, किस तरह से लोग अवेयर हो गए इस बारे में कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है, किस तरह से ये तहरीक चली। हिस्ट्री का मतलब होता है जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसके बारे में जानकारी, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक किया है प्री हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा इसको डिवाइड किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इंडिया, ये आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, किस तरह से इंसान जो था वो फूड गैदरिंग एज, उसके बाद किस तरह इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की, तरक्की की। मॉडर्न हिस्ट्री, कौन कौन बादशाह आया हमारे इंडिया में, किसने किस टाइम पे इन्वर्जन किया, किसने किस टाइम पे कब्जा किया, कहां से आए, उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है जैसे कि हम जानते हैं बैटल ऑफ खंडवा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ तराइन, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे आए, इंडिया में आए, पहले वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया इंडिया को। कहां से आया वो? पुर्तगी था, वो आया केप ऑफ गुड होप। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, फिर पुर्तगीज आए, डचीज आए, ईस्ट इंडियन कंपनीज आई, जबकि जो डोमिनेट किया था यहाँ हिंदुस्तान में वो किया ईस्ट इंडियन कंपनीज ने। उन्होंने यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत किए और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के एक एक प्रोविंस, एक एक किंगडम पे कब्जा किया। जब उन्होंने कब्जा किया, इसके बाद क्या हुआ कि बाद में लोग अवेयर हो गए, जो अंग्रेज है ये हमें चूस रहे हैं। अंग्रेज ऐसी कौम थी, ये ईस्ट इंडियन कंपनीज, ये हिंदुस्तान से जो भी कोई रॉ मटेरियल लेते थे वही मैन्युफैक्चर करके इंडिया में वापस लाते थे और कितना कमाते थे? 100, 200, 300, 400% ज्यादा कमाते थे, 100% मुनाफा ज्यादा कमा के हम ही लोगों को यहीं पे बेचते थे। इससे क्या होता था, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी वो दिन ब दिन डाउन होती थी, और जो कि अंग्रेज थे वो अपनी जेब पे अपने मुल्क को चला रहे थे, और हिंदुस्तान के लोग जो बैकवर्ड थे वो बैकवर्ड ही रहे। मतलब हर तरह लिहाज से हिंदुस्तान में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, आपस में लड़वाया हिंदुस्तान में, बादशाहों को बादशाह के पाठशाला बंगाल हुआ, इनमें खुद में फूट पड़े और हम क्या करें, हम इन पे हुकूमत करें। ये आम सी बात है, जब भी कोई किसी जगह फूट होती है, दो मतलब एक सोसाइटी में दो ग्रुप के दरमियान फूट, तीसरा आके जरूरी अपना टांग अड़ाता है और कब्जा। वैसे ही अंग्रेजों ने किया। हम क्या पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं नेशनलिज्म, लेकिन मेन जो हमें मिलता है 1857। इस रिवोल्ट में क्या हुआ, इस रिवोल्ट से हिंदुस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आया कि हिंदुस्तान के लोगों में अवेयरनेस जाग गई कि हमें नहीं आज़ादी करनी चाहिए, लेनी चाहिए। अब ये जो 1857 का रिवोल्ट था, ये क्यों फेल हुआ? इसके भी बहुत सारे वजूहात थे। ये क्रांति कहा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में चली, साउथ इंडिया में इसका कंसेप्ट नहीं था, और जो लोअर क्लास लोग, मिडिल क्लास थे, जो अपर क्लास लोग थे वो इसके साथ नहीं थे। लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो लोगों के अंदर क्रोध था, जो लोगों के अंदर, जो अंग्रेज हर किसी चीज में, चाहे इंडियन एजुकेशन में, चाहे इंडियन इकोनॉमी में, चाहे इंडियन रिलीजन में, चाहे इंडिया के लोगों के साथ जिस तरह से भी उन्होंने हर चीज में इंटरफेयर किया। कैसे हिंदुस्तान के जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए कि नहीं, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। कैसे हुआ? इन्होंने हमारा कल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, रिलीजन, सोशल लाइफ, इकोनॉमी, हर किसी चीज पे उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस की। लोगों में गुस्सा था लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। ये गुस्सा कब बाहर आया? 1857 में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की। एनफील्ड राइफल क्या था? ये एक बंदूक था, इसमें जो गोली लगती थी कॉटरे, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने पीक का गोश्त और काऊ का मीट दोनों मिक्स करके सिपाही को दिया। कॉटरे था, उसको मुंह से चुनना पड़ता था ऐसे और फिर मारना पड़ता। जो हिंदू धर्म के लोग और जो मुस्लिम थे, ये दोनों अगेंस्ट होते थे। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और जो मुसलमान थे वो जो पीक का पेट था उससे मना करते थे। हिंदुस्तान के सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह किया, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्होंने इस राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। 34th रेजिमेंट का था मंगल पांडे, उसने सबसे पहले इसमें क्या किया, उसने बगावत किया, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बगावत बढ़ गई। इसमें एक ही काज नहीं था कि यही था एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई, ये एक मेन काज था नहीं। इसके पीछे था जो अंग्रेजों ने हमारे रिलीजियस के साथ, अंग्रेज थे वो क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, जो मुसलमान, हिंदू, सिख सबको बर्दाश्त नहीं हुआ। इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, खुद मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। कहते हैं ना कि
जब आग लगानी तो एक चिंगारी की जरूरत होती, इसी चिंगारी लगाने का काम किया 1857 की बगावत में। मंगल पांडे जो 34th रेजिमेंट का सिपाही था, उसको मतलब दबाया गया 1857 की बगावत को। तो क्या किया उसने, कहा ये एक स्पाई म्यूटनी, यानी कि ये सिपाहियों का विद्रोह था। लेकिन असल में बात थी डीवी सावरकर, जो कि इंडियन हिंदुस्तान का एक फ्रीडम स्ट्रगलर भी था और एक फिलोसफर भी था। उसने कहा इट्स नॉट ए वॉर ऑफ spy mutiny, it is the first war against the East Indian Company. ईस्ट इंडियन कंपनीज का रूल वो हिंदुस्तान में खत्म हुआ। बात को समझो, ईस्ट इंडियन, और यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों का ब्रिटिश क्राउन, जो अंग्रेजों का राज था वो था यहाँ पे लागू हुआ। अंग्रेज हिंदुस्तान आए, उन्होंने कब्जा किया। सबसे पहले उन्होंने बनाया चार्टर एक्ट 1733, उन्होंने बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया रॉबर्ट केली को। उसके बाद चेंज आई, बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा हुआ, फिर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 की बगावत हुई, फिर ये पोस्ट भी अबॉलिश किया गया, तो फिर बन गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब काज क्या थे इसके, मैंने जो पहले बोला पॉलिटिकल काज थे, इकोनॉमिक काज थे। इकोनॉमिक काज क्या थे, जैसे कि आप ड्रेन थ्योरी लिखी है, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ड्रेन थ्योरी, जो दादा भाई नेहरू ने लिखी है, उसमें क्या उसने मेंशन किया किस तरह अंग्रेजों ने ये जो हमारे इंडिया है इसकी इकोनॉमी को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को दबाने की कोशिश की। प्रोडक्शन लेते थे, उसको दुगना दामों पे यहीं पे बेचते थे, यही उनकी मतलब रोजी रोटी चलती थी। जब 1857 की बगावत हुई तो ये इकोनॉमिक काज भी थे, इसमें पॉलिटिकल काज भी थे, सोशल काज भी थे, रिलीजियस काज भी थे। लेकिन जो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें ज्यादातर जिक्र हुई है जो गांधीयन एरा था, जो 1915 में स्टार्ट होता है गांधीयन एरा, यानी कि गांधी जी वापस आता है कहां से, लंदन से। देखना है कि लोगों में कैसे जागरूकता जाग गई कि हमें देश के खिलाफ, चाहे उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, वंदे मातरम, जन गण मन, ऐसे सॉन्ग्स लिखे। इंडिया के जो फिलोसफर या फ्रीडम स्ट्रगल लोगों तक पहुंच गए और उन्होंने उनको समझाया कि किस तरह से हम पे अंग्रेज जो ज्यादती कर रहे हैं और हमें आजाद मुल्क है, हमें आजाद रहना है। जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसके हर कोई फिजिकल फ्यूचर है। इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, वैलीज भी है, आइलैंड्स भी है, डेजर्ट्स भी है, हर कोई फ्यूचर है। सवाल उठता है जब अंग्रेज आए उन्होंने सिर्फ बंगाल प्रोविंस पे कब्जा क्यों किया, क्योंकि बंगाल प्रोविंस जो था चेनाब, बीज, सतलुज, ठीक है, यहाँ से गंगा, यमुना, सोन, ये जो भी सेडिमेंट्स लाते थे पहाड़ों से, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल जाता था। और नॉर्दर्न प्लेन्स फुटाई लैंड थी, वहां पे बहुत सारा, जब हम प्रोडक्शन, इसलिए इसको सोने की चिड़िया, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी, चाहे मीट हो, राइस हो, कॉटन हो, प्रोडक्शन होती थी। और उनको क्या चाहिए, वही प्रोडक्शन चाहिए थी उनको। उस टाइम बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान एक ही कंट्री था जिसपे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अब 1857, इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद 1857 के बाद जो ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल वो खत्म हुआ। अब डायरेक्ट अंग्रेज हुकूमत करने लगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो एबॉलिश हो गया। अब कौन सा पोस्ट बनाया गया नया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन गया। विलियम बेंटिक जो थे, जो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। 1857 की बगावत हुई, इसमें जाकर नॉर्दर्न इंडिया में, जो सदर्न इंडिया था, मतलब उस टाइम कम्युनिकेशन की इतने वसाइल नहीं थे जैसे कि आज वसाइल है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास टीवी चैनल्स है। अगर नॉर्थ में कुछ होता साउथ वालों को पता हो, उस टाइम इतना नहीं था, ना वो बढ़ने देते थे, आगे फैलने देते थे। नॉर्थ में क्रांति चले, साउथ वालों को पता ही नहीं था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था नॉर्थ में क्या हो रहा था। जब गांधी जी लंदन से वापस आए इंडिया में, क्योंकि गांधी जी का गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, उसने इसको बुलाया। और गांधी ने क्या किया, 2 साल तक वो तमाम इंडिया, सारे हिंदुस्तान में गए, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में गए और उसने लोगों की सिचुएशन देखी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो पहुंचा गुजरात साबरमती आश्रम, और उसने साबरमती आश्रम को अपना बेस कैंप बनाया। यहाँ से उसने शुरुआत की अपनी फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खादी मिल मूवमेंट हो, चाहे खादी सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल मूवमेंट हो, चाहे अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, गांधी जी ने खड़ा किया। इन मूवमेंट्स को हम एक 1 by 1 स्टडी करेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म हिंदुस्तान के लोगों में ये जगाने में कामयाब हो गए कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ किसी न किसी सूरत में, अगर हमें अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ देना है, अगर हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
हमें अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। लोगों में क्या हो जाए, नेशनलिटी बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। हिंदू मुसलमान सिख जो भी गुरु, बौद्ध हो, जैनिज्म हो, सब आपस में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जंग करें।